हेलो एवरीवन। आज मैं आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइको एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में मनोविश्लेषण बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो इसके बेसिक चीजें हैं उनको हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो साइको एनालिटिकल जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, ठीक है, मनोविज्ञान का स्कूल, ये फ्रूड ने जो है, सिगमंड जो फ्रूड था, ठीक है, नाम था इसका सिगमंड फ्रूड। इसने ये मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत था ये दिया था, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रूड ने जो है, जो हमारा माइंड है, ठीक है, जो हमारा माइंड है, ठीक है, इसको तीन भागों में इसने बोला कि ये माइंड जो है हमारा, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी तीन प्रकार का हमारा जो माइंड है वो होता है, ठीक है। तो वो तीन प्रकार इसने दिए थे। एक कॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं चेतन मन। दूसरा इसने बोला सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन। और तीसरा इसने बोला अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रिया का ये रहने वाला था, ठीक है, वियना जगह से। तो इसने जो है अपने बच्चों के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो भी प्रयोग किए इसने अपने बच्चों के ऊपर ही किए थे, ठीक है, जो फ्रूड था। और इसने तीन प्रकार के जो है मन को विभाजित किया, तीन भागों में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। फ्रूड ने इनको जो है जैसे आपका कोई आइसबर्ग होता है, ग्लेशियर से पिघल के जो पानी में जो डूबता है, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या होता है, पानी के ऊपर होता है, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। इसको इसने बोला कि ये मतलब इन्होंने कंपेयर किया है इसको, इसने जो है फ्रूड ने, ये वाला जो हिस्सा है ये कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड जो है कंसिस्ट होता है इतना, ठीक है, लगभग 10%, ठीक है, 10% जो है हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। और जो 90% है, थोड़ा सा इससे जो हमें दिखता है, ठीक है, वो होता है सबकॉन्शियस, ठीक है। और जो हमें नहीं दिखता, जो बहुत ज्यादा पोर्शन जो होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ जो आइसबर्ग होता है वो पानी के बहुत नीचे होता है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। मतलब उसको उसने कंपेयर किया इससे, ठीक है, उसको नहीं बोलेंगे, बट इसने जो तुलना की इस प्रकार की, ठीक है। 10% केवल जो है वो कॉन्शियस होता है, और बाकी जो है 90% जो है सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। इस तरह से इसने इनको कंपेयर किया। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड जो है, या जिसको चेतन मन बोलते हैं हम, जिसके बारे में हम जागरूक हैं, ठीक है, जो भी हम जागृत अवस्था में जो हम हैं, ठीक है, जागृत अवस्था आप बोलो, ये जिसके बारे में हम जागरूक हैं, बारे में हम इमीडिएटली अवेयर है, ठीक है, जागरूक है, यानी जो भी हम अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है कॉन्शियस माइंड से ही हो रही है, ठीक है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी जो है वो, हमें पता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है तो ब्रेक लगानी है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड वो काम कर रहा है, जागृत अवस्था वाला जो माइंड है वो होता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस, यानी अर्धचेतन मन।
ये वाला जो पोर्शन है माइंड का, ये वो पोर्शन है जो अभी जागृत अवस्था में नहीं है, यानी जो जिसके बारे में हमें अभी करंटली कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, जो चीजें उसके अंदर है, ठीक है। कुछ जो इंफॉर्मेशन है, कुछ जो जानकारी है वो चली जाती है कॉन्शियस से हमारे सब कॉन्शियस में, ठीक है। यानी वो करंटली हम उसके बारे में जागरूक नहीं है, लेकिन जैसे हम जो है अपनी मेमोरी का यूज करते हैं, अपनी थिंकिंग का यूज करते हैं, रीजनिंग का यूज करते हैं, तो उन चीजों को हम जो है वो कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है, कोई क्वेश्चन जो है फंस गया वहां पे, ठीक है। अब क्वेश्चन करंटली उसको याद नहीं आ रहा है, जो भी बच्चा है उसको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपनी मेमोरी पे जोर लगाएगा कि टीचर ने मेरे को कब पढ़ाया था, या जैसे ही वो अपनी मेमोरी, इमेजिनेशन, ठीक है, अपनी थिंकिंग को जो है वो उसमें लगाएगा, तो एट लास्ट उसको याद आ जाता है कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी है, ठीक है। फिर वो उसको किस लेवल पे ले आता है, कॉन्शियस लेवल पे, मतलब करंटली उसको फिर उसके बारे में ज्ञान हो जाता है, वो नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। जो चीजें इसमें छिपी है उनको हम निकाल सकते हैं, कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हैं, कॉन्शियस लेवल पे लेके आ सकते हैं, मेमोरी से, किससे, बाय मेमोरी, ठीक है, बाय थिंकिंग, रीजनिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। इनसे हम जो है उन चीजों को लेके आ सकते हैं कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तीसरा जो इसमें जो छुपा हुआ पोर्शन है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जैसे ये बर्फ का जो पोर्शन, जो ज्यादा जो भाग है, जो कि पानी के अंदर, जो हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। इसको आप मान सकते हैं एक, मतलब ये अंधकार भरी कोई काल कोठरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें चली जाती है अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, अचेतन मन के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी चली जाती है, ठीक है, वो फिर दब जाती है, वहीं पे दब जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती, यानी उसको हम याद नहीं कर सकते। सॉरी। तो उन चीजों को हम जो है कॉन्शियस लेवल पे कभी नहीं ला सकते, मतलब वो हमें खुद याद नहीं रहती वो चीजें ऐसी। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, इसमें आती है रिप्रेस्ड डिजायर। रिप्रेस मतलब दबी हुई जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे पेनफुल एक्सपीरियंस है, जो दर्द भरे हमारे अनुभव है, ठीक है, वो चले जाते हैं फिर इसके अंदर, ठीक है। जिनको हम मेमोरी, थिंकिंग, इन सारी चीजों से भी वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। यानी वो कॉन्शियस लेवल पे कभी नहीं आ सकते, ठीक है। ऐसे जो रिप्रेस डिजायर है, फीलिंग्स है, ठीक है, इमोशंस है, या आपकी जो भी ऐसी दबी हुई इच्छाएं हैं, या ऐसी इच्छाएं जो समाज में कभी स्वीकार नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो दब जाती है इसके अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो कभी भी हम बाहर उनको नहीं ला सकते, ठीक है। ना तो मेमोरी से, ना सोचने से वो कभी बाहर नहीं आएगी, वो उसका खुद भी याद नहीं रहती, खुद भी पता नहीं रहता व्यक्ति को, ठीक है, जो अनकॉन्शियस माइंड है। इसलिए फ्रीउड ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बताया था अनकॉन्शियस माइंड का, ठीक है। इसने बोला जो ड्रीम्स हैं हमारे, जो हमारे सपने हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड्स में होते हैं, ठीक है, वो अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित होते हैं, जो चीजें, जो इच्छाएं, जो हमारी भावनाएं जो चली जाती है इस अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में, वो फिर सपनों के रूप में हमें चीजें जो है वो सामने आती है, ठीक है। ऐसे हम उनको याद नहीं कर सकते, मेमोरी करो, मेमोरी से ना थिंकिंग से, ठीक है। लेकिन स्वप्नों के रूप में वो हमें जो है वो चीजें दिखती हैं, ठीक है। इसीलिए इसने जो है बहुत जो है वो ड्रीम्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा रिसर्च किया, ठीक है। इसने यहाँ तक बता दिया कि इस ड्रीम, ये इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, इस तरह के स्वप्न अगर आ रहे हैं व्यक्ति को, तो इसका ये मतलब है, मतलब ड्रीम एनालिसिस की इसने, ठीक है, स्वप्नों को एनालाइज किया, विश्लेषण किया उनका, जो फ्रीud था, ठीक है।
ड्रीम एनालिसिस जो है इसने फ्रूड ने किया, ठीक है। और इसने मतलब काफी हद तक ये जो है बताया उसने कि जो इस तरह के जो स्वप्न आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है, इस प्रकार की इच्छाएं इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है तीन पार्ट्स थे माइंड के जो फ्रूड ने जो बताए थे, ठीक है। एक आइसबर्ग से इसने इसका कंपैरिजन यानी तुलना की थी, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल 10% होता है, ठीक है। जो जागृत अवस्था में जो है वो 10% होता है, बाकी 90% सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है होता है, ठीक है। अब इसने तीन प्रकार से जो है वो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स बताए, व्यक्तित्व के तीन प्रकार के पहलू बताए, ठीक है। ने बोला तीन प्रकार के जो है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से इसने बताए थे? पहला इसने बताया ईद, इसको बोलते हैं हिंदी में इदम, ठीक है। दूसरा इसने बताया ईगो, इसको हिंदी में अहम बोलते हैं। और तीसरा इसने बताया सुपर ईगो, पराहम, ठीक है। ईद क्या है? ईद जो है वो इमोरल है, इमोरल सेल्फ, इमोरल सेल्फ यानी इलॉजिकल है, अतार्किक है, ठीक है। इमोरल मतलब अनैतिक, अतार्किक, और ये काम करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है, खुशी के सिद्धांत पे, ठीक है। अब इस चीज का क्या मतलब? इमोरल सेल्फ का मतलब अनैतिक, मतलब ये कुछ नहीं देखती, इसको चाहिए खुशी, संतुष्टि, ठीक है। मतलब व्यक्तित्व का एक एक पहलू होता है, एक ऐसा पहलू होता है कि जो इस पे वर्क करेगा, खुशी के सिद्धांत पे, यानी आपको खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो इमोरली हो, यानी अनैतिक तरीके से हो, गलत तरीके से हो, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। ये पार्ट होता है ईद, ठीक है। जैसे अ, किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, किसी मान लो उसको कुछ भी चीज लेनी है या उसको कुछ भी काम करना है उससे, ठीक है। तो ईद वाला जो पोर्शन है वो क्या चाहता है? वो चाहता है खुशी, प्लेजर, ठीक है। मतलब उसको पैसा चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो उसको प्रेरित करेगा कि वो चोरी करे, लूटपाट करे, डाका डाले, कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। यानी इमोरल काम करने से वो पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। ये पार्ट हो गया ईद वाला, ठीक है। ये ईद वाला जो पार्ट है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू अनकॉन्शियस माइंड, हमारे अचेतन मन से ये संबंधित होता है, ठीक है। दूसरा आता है ईगो। ईगो होती है रियलिटी, असलियत है, ठीक है, सच्चाई जो है, ठीक है। इसलिए ईगो को माना जाता है ये रिलेटेड होती है, ये संबंधित होती है कॉन्शियस माइंड से। ये काम करती है ईद और सुपर ईगो के बीच बैलेंस का, बैलेंस बनाती है, संतुलित रखती है ईद और सुपर ईगो, बैलेंसेस ईद एंड सुपर ईगो, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर देखो ईद जो है ज्यादा हावी हो जाए तो व्यक्ति जो है वो गलत काम कर सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो
मर्डर कर सकता है, कई प्रकार के वो जो क्राइम है वो कर सकता है, क्योंकि उसको खुशी चाहिए चाहे जैसे मर्जी मिले। ठीक है। तीसरा जो है इसमें है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? ये होती है मॉरल सेल्फ, नैतिक, मॉरल सेल्फ। इसके अंदर व्यक्ति जो है वो नैतिकता के ऊपर जो आधारित काम है वो करना चाहता है। ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने बात की पैसे चाहिए, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए, तो यहाँ पे वो ये वाला पार्ट आ जाएगा उसका। ठीक है। जब वो चोरी करने की सोचेगा, एकदम बड़ा पार्ट बोलेगा चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, पैसे लाओ। ठीक है। सुपर ईगो वहां पे आ जाएगा, वो मॉरल सेल्फ है, वो क्या करेगा, उसको रोकेगा कि वो बोलेगा कि चोरी करना गलत बात है, डाका डालना गलत बात है, तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो जो मॉरल जो चीज है, नैतिक जो चीज है, उसके ऊपर जो है वो हमारा एक पर्सनैलिटी का एक जो एस्पेक्ट है, सुपर ईगो, वो काम करता है। अगर व्यक्ति जो है ईद में बहुत ज्यादा चला जाए तो वो गलत कामों में बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वो सुपर ईगो में चला जाए, यानी बहुत ज्यादा नैतिकता में भी चला जाए, तब भी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, संतुलित नहीं रहती। इसीलिए मैंने बोला कि ईगो वाला जो पार्ट है, रियलिटी जो है, वो जो है इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, वो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। ठीक है। ईगो, ईगो और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बनाता है, जिससे कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का, वो एक बैलेंस स्टेट में रहता है। ठीक है। तो ये आपका फ्रूड ने जो साइकोएनालिसिस का सिद्धांत या साइकोएनालिसिस के बारे में अपनी व्याख्या की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो होप कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।